दोस्ती के ऊपर बहुत सारी फिल्में बनी हैं, बहुत सारी कविताएं, कहानियां लिखी गई हैं। और मुझे लगता है कि हर बार आप ऐसी कोई चीज़ पढ़ते हैं या देखते हैं तो आपको इस बात का एहसास होता है कि दोस्ती वाकई कितनी अच्छी चीज़ है, कितना अच्छा, कितना सुंदर रिश्ता है। क्योंकि एक दोस्त ही है जो दूसरे दोस्त की हर बात जानता है और उस दौर की बातें जानता है जब अपने आप को जानना सीख रहे होते हैं। तो बेमिसाल दोस्ताना की इस श्रृंखला में जहां मैं अपने दोस्तों से बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, उनके मन की बात जानने की कोशिश कर रहा हूँ, उन स्मृतियों में वापस जाने का प्रयास कर रहा हूँ जिन स्मृतियों ने मुझे जो मैं आज हूँ वो बनाया है। तो इस श्रृंखला में आज मैं अपने उस मित्र से बात करने जा रहा हूँ जिससे मेरा पहला परिचय और दोस्ती की शुरुआत 1983 में सर पदमपत सिंघानिया एजुकेशन स्कूल में कक्षा 5 में हुई थी। उस शख्स का नाम है अरुण कुमार सक्सेना और 41 वर्षों की इस दोस्ती ने सिर्फ चढ़ाव देखा है, उतार नहीं देखा। इस दोस्ती ने सिर्फ गहराई होते, अपने आप को गहरा होते हुए देखा है, अपने आप को और सुंदर होते हुए देखा है, अपने आप को और निखरते हुए देखा। और मुझे इस बात का हर्ष है और संतोष भी कि मेरे जीवन में ऐसे मित्र हैं। अरुण, तुम्हारा स्वागत। थैंक यू आशु। बिल्कुल सही कहा तुमने कि जो रिलेशनशिप रही है हमारी और जो मीठे मीठे यादें हैं हमारी, वो वाकई एक ख़जाना है हम दोनों के पास। और मुझे याद है कि 83 में तो खैर हम लोग मिले थे और हम लोगों की फ्रेंडशिप थी, लेकिन इट वाज ओनली आफ्टर क्लास 10th कि जब हमारी मित्रता जो है प्रगाढ़ हुई। और शायद तुम्हें विश्वास ना हो कि आई स्टिल रिमेंबर द सीन कि रंजीत नगर में हम रहते थे और घर के बाहर तुम खड़े थे एंड यू टोल्ड मी समथिंग विच वाज पर्सनल टू यू एंड आफ्टर दैट आवर रिलेशनशिप जस्ट किक्ड ऑफ। कि उसके बाद फिर मैंने शेयर किया अपनी कुछ बातें और उसके बाद से फिर मतलब देयर वाज नो लुकिंग बैक। तुम उस समय सिंघानिया स्कूल छोड़ चुके थे? मैं छोड़ चुका था। तुम बीएनएसडी शिक्षा निकेतन में जा चुके थे और हम सिंघानिया में थे। राइट। लेकिन हम लोगों का मिलना जुलना होता रहता था। बिल्कुल। और वो इस वजह से भी था क्योंकि हमारे परिवार भी जुड़े हुए थे। बिल्कुल बिल्कुल। अंकल भी शिक्षक थे, राइट। मेरे पिताजी भी शिक्षक थे, दोनों एक दूसरे को जानते थे। और कहीं ना कहीं एक सिद्धांत था या एक आदर्श था जो उन लोगों को जोड़े हुए थे, जो सत्य और निष्ठा की बातें जिन संस्कारों ने हमें पोषित किया, वो कहीं ना कहीं उनसे ही आते हैं। और उन दोनों का जुड़ाव था, परिवारों का जुड़ाव था, हम लोगों का मिलना जुलना होता रहा। और ये तुमने सच कहा कि 10वीं के बाद हम लोगों की दोस्ती और प्रगाढ़ हुई। और मुझे और भी लगता है जैसे जो हमारी मित्रता जो प्रगाढ़ हुई उसके कई और रीजंस थे। जैसे मतलब आज के टाइम में हम लोग समझते हैं वाइब्रेशंस, फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, तो वी रियली मतलब मैच होता था वो। कि चाहे फिल्मों की बात हो, चाहे फ़िलॉसफी की बात हो, चाहे आध्यात्म की बात हो, अमिताभ बच्चन की बात हो, सुभाष चंद्र बोस की बात हो, सो इट वाज ऑल मतलब जो हमारे जो भाव थे वो एक थे। बिल्कुल। तो उस वजह से हमारी हम लोग अलाइंड थे। हाँ, बस ये ज़रूर था कि तुम मध्यम और मैं एक्सट्रीमिज्म की तरफ जाते थे, जो तुम्ही ने नाम दिया था इसका। हाँ, मुझे लगता था कि तुम्हारी जो सोच है या चिंताधारा है वो एक छोर पर अधिक थी। हाँ, अधिक थी। और मैं बैलेंस जैसा कि मतलब मेरी प्रकृति है, मैं चाहता हूँ कि चीज़ें जो है बैलेंस में रहें। और कहीं ना कहीं जो तुमने बहुत अच्छी बात की कि आप दोस्त बनते कैसे हैं या तो बनते क्यों हैं, या तो आपके दोनों के इंटरेस्ट इतने अलग हों कि ऑपोजिट्स अट्रैक्ट, और नहीं तो अधिकांश जो देखा गया है वो दोस्ती वही कायम रहती है जहां आपकी इंटरेस्ट या आपका वैल्यू सिस्टम वो कॉमन है, शेयर्ड है। अगर वो है तो आपकी दोस्ती जो है कायम रहेगी। तो तुमने बड़ी अच्छी याद दिलाई, अमिताभ बच्चन की फिल्में हों, सुभाष चंद्र बोस के प्रति हम दोनों का जो अटूट लगाव था और जो छोटी छोटी बातें हम लोग शेयर करते थे, बहुत शेयर कुछ ऐसी कहानियाँ थी जो हमें रोमांचित करती थीं। और बाकी संस्कार और सपने तो थे ही जो शायद कहीं ना कहीं शेयर्ड थे। तो वो भी एक वजह थी। अमिताभ बच्चन की तो कितनी पिक्चरें हम लोग ने फर्स्ट शो देखा करते थे। और शायद याद हो तुम्हें, हम देखने गए थे हम लोग, तो इट वाज आई थिंक
फर्स्ट डे सेकंड शो, ना फर्स्ट डे सेकंड शो था शायद दोपहर शायद, का, है ना? हाँ दोपहर का था। तो क्या हंगामा हुआ बहुत था एंड बढ़िया। ऑल दैट। हाँ नीलेश से जब मेरी बात हुई थी तब हम लोगों ने इसका जिक्र किया था, और वो माहौल बड़ा अलग था, बहुत अलग माहौल अलग था। लेकिन आज जब बात कर रहे हैं तो ऐसा लगता है कि हम वहीं हैं, मौजूद हैं और वो गाना चल रहा है। और अभी ऐसा लगता है कि बच्चन जी जो है वो कूदेंगे और नाच शुरू हो जाएगा और हम लोग भी उसके साथ नाचने लगेंगे। तो वो तो है, मतलब मैं, तुम, विकास और रमित, मतलब हम लोगों ने काफ़ी फर्स्ट डे फर्स्ट शो बहुत देखे देखी हैं और बहुत एंजॉय किया है। तो वो सब तो है ही खैर, और बहुत अच्छी यादें हैं यार। मतलब मैं हमेशा ही सोचता हूँ कि मेरे लिए तो खैर द बेस्ट टाइम ऑफ माय लाइफ वाज हम लोगों के साथ जो समय था वही था, कि वो बहुत प्रेशियस टाइम था एंड आई वैल्यू दैट अलॉट। और तुम जैसा दोस्त मिला तो वो अपने आप में ही एक सौभाग्य की चीज़ है कि नॉलेज वाइज कितना, मतलब ज्ञान भी है तुम्हें। हम लोग अक्सर थोड़ा मतलब, बहुत। थोड़ा बहुत नहीं, मतलब अच्छा खासा है कि बहुत हम लोगों ने अच्छी अच्छी चीज़ें की हैं साथ में। तो वो एक बाइंडिंग फैक्टर रहा है हम लोगों के लिए। वो एक्चुअली जितना अधिक ऑब्जर्वेशन होता है जिस चीज़ का, तो वो अपने अंदर चली जाती है। तो तुम्हारा जो स्टाइल है कविता पढ़ने का, उसमें कहीं ना कहीं अमिताभ बच्चन का आता ही है। हाँ बिल्कुल, वो तो हमने कहा जिससे आप प्रभावित हाँ, होते प्रभावित हैं, वो प्रभावित होते ऑटोमेटिकली हैं, वो आना ही है आपके उससे, व्यक्तित्व का हिस्सा हो है। जाता है। वो आपके पिता हो सकते हैं, वो कोई महान गायक नायक हो सकता है, वो कोई लीडर हो सकता है, आपके मित्र हो सकते हैं, आपके आसपास इर्द गिर्द के लोग हो सकते हैं। उनसे प्रभावित होकर ही तो आपका पूरा व्यक्तित्व बना है। सही बात है। कहने को तो आप खुद अपने हैं, लेकिन पता नहीं आप अपने हैं भी कि नहीं। तो उन अपने होने में भी कितने दूसरे लोगों का योगदान रहता है। उनका स्मरण आप करें ना करें, वो किसी न किसी रूप में आप में शामिल। तो इसी में मैं ये भी कहूँगा कि जैसे तुमने कई पॉडकास्ट में अपनी कविताएं सुनाई हैं, और वो तो सुनते ही हैं हम लोग, तुम्हारी रील्स भी आती हैं। उसमें एक सिलसिला का एक था, हादसा बन के कोई ख्वाब बिखर जाए, है ना? वो भी तुम बोलते थे उस तुम समय। बहुत बोलते थे। हाँ, मैं भी बोलता था। और तो तुमने चूंकि उसका जिक्र किया है और तुमने मुझे आज भेजा भी, भेजा है। और तुमने कहा कि ये इसका पार्ट अवश्य करना। हाँ, तो एक बार वो सुनाओ। तो वो सुनाने की कोशिश करते हैं। वो तो इतना अच्छा बोला है कि अमिताभ बच्चन ने तो खैर वो क्लास था वो। वो तो क्लास था। तो फिर भी उन्हीं को समर्पित, एज अ ट्रिब्यूट टू हिम, टू द ग्रेट मैन दैट ही इज। हादसा बन के कोई ख्वाब बिखर जाए तो क्या हो, हादसा बनकर कोई ख्वाब बिखर जाए तो क्या हो, वक्त जज्बात को तब्दील नहीं कर सकता, दूर हो जाने से एहसास नहीं मर सकता, दूर हो जाने से एहसास नहीं मर सकता। ये मोहब्बत है दिलों का रिश्ता, ये मोहब्बत है दिलों का रिश्ता, ऐसा रिश्ता जो ज़मीनों की तरह सरहदों में तकसीम नहीं हो सकता। तो किसी और की रातों का हंसी चांद सही, तो किसी और की रातों का हंसी चांद सही, मेरी दुनिया के हर रंग में शामिल तू है, तुझसे रोशन है मेरे ख्वाब, मेरी उम्मीदें, मैं किसी राह से गुजरूं, मेरी मंजिल तू है, मेरी मंजिल तू है। लवली, बहुत बढ़िया, मज़ा आ जाता है। कई और भी चीज़ें थी आशु जो मैं चाहता था कि लोग जानें तुम्हारे बारे में। जैसे एक बचपन की ही एक चीज़ थी जिसका आंसर मुझे भी नहीं पता है फ्रैंकली। तो जब ये हुआ कि पॉडकास्ट होगी तो मैंने उसको रिज़र्व कर लिया, कि मैंने कहा मैं तुमसे तभी पूछूंगा जब पॉडकास्ट होगी। मुझे याद है कि बचपन में मैंने मतलब जब हम लोग पढ़ते थे, आई डोंट रिमेंबर द क्लास एग्जैक्टली, तो तुम्हारी एक डायरी थी या कॉपी थी, उसमें लिखा हुआ था आशुतोष अग्निहोत्री IAS। तो मेरा जो मैंने उस समय तुमसे मैंने देखा उसको, तो मैंने देखा इसने लिखा हुआ है, तो कुछ अजीब सा मुझे लगा, मतलब फ्रैंकली स्पीकिंग कि अजीब सा लगा। मैंने कहा ठीक है। तो अब आज के समय में क्या होता है ना कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, ये सारी चीज़ें हैं कि आपको गाइड करते हैं मेंटर्स कि आप इस तरह से बिहेव करिए, अपने आप को इमेजिन कीजिए, उस फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करिए, तमाम सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन उस समय मतलब एज़ फार एज़ आई रिमेंबर कि मुझे ऐसी कोई जानकारी नहीं थी, और अगर तुम्हें ऐसी कोई जानकारी होती तो मुझे ज़रूर होती वो जानकारी, तुम शेयर करते उसको। तो वो कैसे था वो, मतलब मुझे ऐसी कोई जानकारी नहीं थी और मुझे इस बात का कोई इल्म नहीं था।
लेकिन शायद इन 3 अक्षरों ने बड़ा आकर्षित किया था, क्योंकि जब पहली बार मुझे बताया गया कि ऐसी कोई चीज़ होती है, पहली बार तो जानते ही नहीं थे। बहुत जानते तो ये लगता था कि टीचर होता है, डॉक्टर होता है, इंजीनियर होता है, लेकिन कोई कलेक्टर होता है या एसपी होता है, ऐसी कोई जानकारी नहीं थी। परिवार में भी कोई नहीं था। लेकिन जिस स्कूल में हम लोग पढ़ते थे, वहाँ के एनुअल फंक्शंस में अक्सर जो मुख्य अतिथि होते थे वो शायद शहर के या ज़िले के ऐसे ही लोग होते थे। तो वो लोग आते थे, तब पता चलता था। तो 5वीं में ही इस बात का इल्म हो गया था ये कि ये कोई बड़ा व्यक्ति होता है। और ये उस दौर की बात है जब गाड़ियों में सायरन और लाइट हुआ करती थी, और जो सफ़ेद रंग की एम्बेसडर थी वो अपने आप में एक प्रतीक था। और प्रतीक था सत्ता का, प्रतीक था शक्ति का, प्रतीक था ताकत का, प्रतीक था सामर्थ्य का, सब कुछ। बिल्कुल। तो वो प्रतीक जो है वो कहीं ना कहीं आपके मन मस्तिष्क में घर बना गया था। तो मुझे भी लगने लगा था कि हाँ, ये मेरा सपना है और इस सपने को मैं पूरा करना चाहूँगा। तो पता नहीं किस विवशता में या किस अज्ञानता में या किस कौतूहल में मैंने उन 3 अक्षरों को अपने नाम के साथ जोड़ा, और ये ईश्वर का आशीर्वाद था, उसकी कृपा कि वो तीन अक्षर मेरे नाम के साथ जुड़ गए। हालांकि आज मुझे लगता है और इन 3 अक्षरों ने मुझे बहुत दिया, और मुझे बहुत संतोष दिया, बहुत अच्छे अनुभव दिए, और काम करने की भरपूर मुझे लगता है कि काबिलियत भी दी, और बहुत अवसर दिए। आप उन लोगों को छू सकते हैं जो जिन्हें वाकई छूने की आवश्यकता है, और जो आपके पास आ जाते हैं और आप उनकी सुन लेते हैं, उससे ही उनकी तमाम समस्याएं कम हो जाती हैं। ख़त्म हो जाती हैं तो नहीं कहूँगा, लेकिन जब वो लौटते हैं और मुस्कुराते हुए लौटते हैं तो वो अपने आप में बहुत संतोष देता है। तो इन 3 अक्षरों ने भी मुझे बहुत दिया। इससे न केवल मेरी पहचान बनी बढ़ी, बल्कि एक स्थायित्व मिला, एक स्थिरता मिली, एक कर्म जगत में संतोष मिला। पर आज मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि यही मेरी पहचान नहीं। अगर आज मुझे अपना नाम लिखना होगा तो मैं अपना नाम आशुतोष अग्निहोत्री ही लिखूँ, शायद किसी भी अन्य पहचान से न जुड़ते हुए। क्योंकि जब आपको एक पहचान मिल जाती है तो आप दूसरी पहचान तलाशने लगते हैं, क्योंकि आपकी पहचान या आपका लक्ष्य तो आपको पता ही नहीं। ईश्वर आपको कहाँ ले जाना चाहता है, ईश्वर ने आपके लिए क्या निर्धारित करके रखा है, इस बात का इल्म अगर हो जाए सबको, तो जीवन में किसी तरह का कोई असंतोष ही नहीं। लोग इतना संघर्ष क्यों करें। लेकिन तुमने बड़ी अच्छी याद दिलाई, और नहीं, मैं इसमें सच पूछो तो मुझे याद नहीं था, लेकिन मुझे वो चीज़ हमेशा, मैं अपने नेफ्यूज़ को भी मैंने बात बताई, अपने बेटे को भी मैं बात बताता हूँ, लेकिन मुझे ये मतलब लेकिन शायद आप उस चीज़ के बारे में सोचते रहे, या वो आपके जहन पे इस तरह से छाया हुआ हो कि आपको बेचैन करता रहे, और आपके अंदर उस तरह की व्यग्रता पैदा करे कि आप उन 3 अक्षरों को, उस पहचान को अपना बनाना चाहें, और तब तक आपको चैन से रहने ही ना दे। तो शायद ये भी एक अच्छी स्ट्रैटेजी हो सकती है, अगर इसे कॉन्शियसली किया जाए। बट मेरी तरफ से तो ये पूरी तरह से अनकॉन्शियस था। और मुझे जहाँ तक याद है कि आईएएस के लिए जो एक फैसिनेशन जगह था, हम लोगों में जगह था, वो इट वाज आल्सो बिकॉज ऑफ दैट सीरियल उड़ान, है ना, कल्याणी सिंह और शेखर कपूर, है ना। तो वो भी एक कारण था कि उसको देख के भी जो कैरिज्मा था शेखर कपूर का, वो बहुत हम लोगों को छुआ था, और एक सर्विस का जो जज्बा था उस सीरियल में उसका, शेखर कपूर का, बिकॉज वी यूज टू टॉक वेरी हाई एट दैट टाइम ऑल्सो। बिल्कुल, सर्विस और सोसाइटी, मतलब हम लोगों ने कभी छोटी बातें की ही नहीं। हम हमेशा से बहुत परिपक्व थे। तो समाज की सेवा कैसे चेंज लाया जाए समाज में, देश, मतलब सुभाष चंद्र बोस से तो, और आज़ादी का जो जज्बा उनके अंदर था। अंकल का नाम भी सुभाष था, पापा का नाम वो रखा भी उनका बचपन में इसीलिए था। और मेरे पिताजी भी सुभाष चंद्र बोस से बहुत प्रभावित थे। उनके एक टीचर थे मिस्टर बैनर्जी, जो उनको अंग्रेज़ी पढ़ाते थे, तो शायद कहीं ना कहीं उनका प्रभाव था। तो उन्होंने जो बातें बताई थी वो, और मुझे लगता है कि जब आप आदर्श की पराकाष्ठा पे होते हैं तो आपको ऐसे
जो आदर्श के चिरंतन स्रोत हैं, जो इस तरह के लोग हैं जिन्होंने अपने बारे में कभी सोचा ही नहीं, जिन्होंने देश के आगे किसी भी चीज़ को छोटा समझा, नगण्य समझा, जिन्होंने बड़ी से बड़ी कुर्बानी देखने में ज़रा सी भी हिचक नहीं दिखाई, वो आपकी प्रेरणा के स्रोत बनते हैं। और तुमने बहुत अच्छी याद दिलाई उड़ान सीरियल की। और उड़ान सीरियल मुझे नहीं लगता कि उस समय जैसा कि आज है कि आप बिंज वॉचिंग करके एक साथ सारे एपिसोड्स देख लें। आपके अंदर ठहराव इसलिए था कि आपको प्रतीक्षा करनी पड़ती थी हर हफ्ते आपको ये था कि अब आपने ये देखा है, अब आगे क्या होगा, इसको पाने के लिए आप कुछ तो प्रतीक्षा कीजिए। और फिर लाइट चली जाए, फिर लाइट चली जाए, आधा अधूरा रह जाए, फिर आपको उस आधे अधूरे को सोचना पड़ता था आपकी अपनी कल्पना से कि क्या हुआ होगा। फिर उसमें अगले एपिसोड में थोड़ा सा रिकैप दिखाया जाता था, जो आपकी शायद कल्पना से कहीं मैच करता था या नहीं करता था। लेकिन मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा गुण था जो उस जनरेशन में इस वजह से था क्योंकि समाज की जो व्यवस्था थी, वो चाहे शिक्षण व्यवस्था हो या समाज में पारिवारिक व्यवस्था हो, वो इस वजह से वो आपको प्रतीक्षा करना या आपके अंदर धैर्य रखना सिखाती थी। बिल्कुल। आज वो है ही नहीं। आज आपके पास सब कुछ प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। सही बात। और आप चाहें तो एक ही दिन में सारे एपिसोड्स देख लें, बिल्कुल देख डालिए। हो सकता है फिर वो 3 घंटे आपके लिए बहुत रोमांचकारी रहेंगे, लेकिन वो हफ्तों की प्रतीक्षा जो उस रोमांच को बनाती थी, बढ़ाती थी, वो आपके साथ। वो एवरीथिंग इज इंस्टेंट, मैगी की तरह हो गया है। हाँ। लेकिन वो दौर भी बहुत गजब का था। बिल्कुल। मैं तुमसे और भी जैसे पूछना चाह रहा था, जैसे तुमने अभी अपना बताया पहचान की, एक ब्यूरोक्रेट की पहचान, कई सारी पहचानें होती हैं एक व्यक्ति की, जैसे एक फादर हो, हस्बैंड हो, दोस्त हो, ब्यूरोक्रेट हो, राइटर हो। तो मतलब इसमें मैं एक सही से जवाब चाहूँगा, डिप्लोमेटिक आंसर नहीं, कि विच रोल डू यू चेरिश द मोस्ट? एक ब्यूरोक्रेट का, एक राइटर का, एक अलग अलग, मुझे लगता है अलग अलग अवस्थाओं में आपके ये रोल आपको ज़्यादा पसंद होते हैं। जब आप पहली बार पिता बनते हैं तो पिता का रोल सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। जब आप ने कोई सपना देखा है और वो सपना पूरा हो गया है, आप उस अपने ड्रीम जॉब में हैं, तो वो रोल सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। युवावस्था में जिस समय आप परिवार शुरू करते हैं और आपके अंदर वो भावनाएं उदय होती हैं, उस समय शायद आपको प्रेमिका या पत्नी या और उसके साथ आपका जो सानिध्य है, वो रोल शायद सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो। मुझे लगता है आज मैं सबसे ज़्यादा जो रोल चेरिश कर रहा हूँ वो एक राइटर या थिंकर का है। और बल्कि मैं बार बार बोलता हूँ और मुझसे कुछ लोग आपत्ति भी करते हैं कि आप अपने आप को ये बोलते हैं कि मैं राइटर नहीं, मैं नहीं हूँ, मैं उस प्रक्रिया में हूँ, उस यात्रा में हूँ। और किसी पड़ाव पे ठहर के आपको लगता है कि आपने कुछ सोच लिया या कुछ रच लिया, कुछ लिख दिया, तो वही आपको बहुत अच्छा लगता है। उसके आगे की यात्रा अगर कर पाते हैं तो बहुत अच्छा। तो मैं सीधा जवाब देना चाहूँगा कि आज इस पड़ाव पर मुझे अपनी इस पहचान में सबसे ज़्यादा, हाँ, यही इनफैक्ट मैंने सोचा ऐसे ही था कि शायद यही एक ऐसा रोल है जो तुम सबसे ज़्यादा एंजॉय करते हो, तो वैसे ही हुआ। मित्रता भी तुम्हारी मतलब बहुत सारी हैं, मित्रता तुमने निभाया, बहुत अच्छा निभाते हो मित्रता अपना। तो एक जैसे सवाल है मेरा जो मैं जानना चाहता हूँ कि जैसे मतलब तुम्हारा व्यू जानना चाहता हूँ उस पर। जैसे कृष्ण जी थे, ठीक है, तो मैं जब कृष्ण जी का जीवन चरित्र देखता हूँ तो मुझे उसमें उनके बहुत सारे दोस्त दिखते हैं, कि सुदामा दिखता है, फिर उद्धव दिखते हैं, अर्जुन दिखता है, द्रौपदी दिखती है। तो जैसे अगर तुम एक मित्रता का आकलन करो कृष्ण जी का, तो किसके साथ तुम्हें लगता है कि उनकी जो मित्रता की पराकाष्ठा थी, किसके साथ? सुदामा, उद्धव, अर्जुन या द्रौपदी? बहुत ही अच्छा सवाल है। और कृष्ण के व्यक्तित्व के कई पहलू हैं और शायद हर पहलू पूर्ण है, इसलिए उन्हें पूर्ण पुरुष कहा जाता है। तो मित्र के रूप में भी वो अवश्य पूर्ण है। और तुमने जिन 4 व्यक्तियों का उल्लेख किया,
मुझे लगता है कि वो मित्रता के 4 अंश या 4 आयाम हैं। जो सुदामा के साथ मित्रता है वो बचपन की मित्रता है। वो आश्रम में सुदामा के साथ पढ़ते हैं, उस समय उनकी भावनाओं का क्या आदान प्रदान होता है, विचार कैसे मिलते हैं। सुदामा उनके पास जाते हैं कुछ अपेक्षा लेकर। सुदामा को शायद यह विश्वास है कि उनकी अपेक्षा पूरी होगी। सुदामा वहाँ से लौट, उनका बहुत सत्कार होता है और वो लौट आते हैं और लौट के आके देखते हैं तो उनकी सारी अपेक्षाएं पूरी। मुझे लगता है कि वो उस मित्रता में कहीं ना कहीं सुदामा की अपेक्षा है। सुदामा शायद याचक की भूमिका में है, कृष्ण दाता के रूप में। तो वो मित्रता का एक पहलू हो सकता है, लेकिन मित्रता शायद याचक और दाता की नहीं हो सकती। बिल्कुल। दूसरी मित्रता है जो उद्धव के साथ है, उनकी मित्रता। उद्धव उनकी व्यथा, उस व्यथा के आदान प्रदान विनिमय का माध्यम है। वो एक मैसेंजर हैं और ऐसे मैसेंजर हैं जो बिना जज किए हुए कृष्ण को उनके भाव जगत में जो भी घट रहा है, उमड़ रहा है, उसको कहीं ना कहीं पहुंचाने का माध्यम। उससे अधिक वो क्या है मुझे नहीं पता। अर्जुन उनके मित्र हैं, किसी न किसी रूप में उनके रिश्तेदार हैं, किसी न किसी रूप में उनके शिष्य। अर्जुन किसी न किसी संशय से घिरते हैं, एक ऐसे संशय से घिरते हैं जहाँ पर कृष्ण ही उनको उस संशय से निकाल सकते। और कृष्ण उस भूमिका का पालन इस तरह से करते हैं कि वो कृष्ण को, अर्जुन को बार बार उठाते कि अर्जुन तुम प्रिय हो, तुम मित्र हो, तुम सखा हो, तुम प्रिय हो, तुम मित्र हो, सखा हो, तुम उठो। इस अवस्था में तुम्हें मैं देख ही नहीं सकता, क्योंकि तुम्हें तो किसी एक लक्ष्य की प्राप्ति करनी है जिसमें मैं तुम्हारा सारथी हूँ और मैं, जो मेरी सामर्थ्य है, मैं तुम्हें वहाँ ले जाऊँगा। तो अर्जुन को वहाँ से निकाल लाना वो कृष्ण का ही सामर्थ्य था। वहाँ पर कृष्ण एक गुरु की भूमिका, एक सारथी की भूमिका। वो भी पता नहीं मित्र हैं कि नहीं, क्योंकि उसके पहले की या उसके बाद की जो बातें हैं वो उतनी प्रखरता से न लिखी गई हैं, न बताई गई। हो सकता है उनकी मित्रता के और आयाम भी रहे और वो ऐसी बातें एक दूसरे से कह पाते हों या कह सकने की स्थिति में हो जो मित्र मित्र से कहता है। सही बात है। चौथी बात आई द्रौपदी और कृष्ण की मित्रता की। द्रौपदी फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ एडवांटेज मित्रता कर रही। द्रौपदी न शिष्य है, न प्रेमी है, न याचक है। द्रौपदी सिर्फ मित्र है। तो मुझे लगता है कि द्रौपदी और कृष्ण की मित्रता एक अलग स्तर की है और उसे शायद मित्रता का जो क्लासिकल डेफिनेशन है उसमें शायद सबसे ज़्यादा अगर कोई फिट होता है तो वो रूप होता है। लेकिन वैसे मुझे लगता है कि कृष्ण के जो चारों मित्रता के रूप हैं वो उस मित्रता को पूर्ण बनाते हैं जिस भाव के साथ आप कृष्ण को जोड़ते। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कृष्ण ने जो अपना सर्वोच्च सब कुछ जो दिया वो दैट वाज अर्जुन, कि अपना ज्ञान भी दिया और अपना कंप्लीट जो था उन्होंने अगर स्वरूप दिखाया तो वो भी अर्जुन को ही दिखाया। बट अपना स्वरूप तो विराट स्वरूप तो उन्होंने दुर्योधन को भी दिखाया, उन्होंने भरी सभा में भी दिखाया। क्या वो सभी मित्र थे? नहीं, तो उसके साथ ज्ञान भी तो दिया ना उन्होंने अर्जुन को। ज्ञान दिया तो वही तो, ज्ञान तो एक गुरु भी देता है। मित्र का काम मुझे नहीं लगता कि सिर्फ ज्ञान देना। मित्र का काम ज्ञान देना ही है तो फिर कर्ण मित्र नहीं है, फिर कर्ण और दुर्योधन मित्र नहीं है, क्योंकि वो दूसरे को नहीं तो कर्ण वाज ऑलवेज ओब्लाइज्ड बाय दुर्योधन। वो तो मित्रता कहा जाता है तो लेकिन वो तो कर्ण मित्रता कर रहा था। हाँ, कर्ण मित्रता कर रहा था। कर्ण वाज ओब्लाइज्ड, हाँ, ही वाज अंडर ऑब्लिगेशन। बट लेकिन सब कुछ जानने बूझने के बाद कुंती कर्ण के पास जाती हैं, उन्हें सब बता देती। उसके बाद देयर वाज नो रीजन फॉर हिम टू रिमेन ओब्लाइज्ड, बट ही स्टिल कंटिन्यूड विद हिज फ्रेंडशिप बिकॉज ही वाज वेडेड टू फ्रेंडशिप एंड नॉट वेडेड टू एनी ऑब्लिगेशन। उसके बाद चाहता तो बोलता कि नहीं, मैं तो खुद ही राजा हूँ, मैं आज सूत पुत्र थोड़ी हूँ, मैं तो कुंती का पुत्र हूँ। तो जो तुम बोल रहे हो वो भी सही है कि अगर संशय में घिरा हुआ अर्जुन है, अर्जुन जो बहुत सामर्थ्यवान है, जो बहुत गुणी है, जो बहुत स्वयं बहुत ज्ञानी है, बहुत शक्तिशाली है,
जब वो इतने संशय में घिरा है और उस संशय से निकालने की उसको आवश्यकता है, क्योंकि एक युग बदलेगा उस संशय से अगर अर्जुन निकलेगा। तो अगर उसके साथ कर्ण तो कृष्ण जैसा मित्र नहीं है तो वो वहीं फंसा रहेगा, वहीं फंसा रहेगा, एक वो नहीं युग निकल जो सकता। है वो करवट नहीं ले पाए। बिल्कुल। तो ये एक दृष्टिकोण की बात है, मैंने अपना दृष्टिकोण रखा। नहीं, बहुत अच्छा। मतलब वो तो एक स्पेशल रिलेशनशिप है ही, द्रौपदी और कृष्ण की जो रिलेशनशिप है वो तो सखी और सखा का जो भाव है उनका, वो तो बहुत स्पेशल वो है। सख्य भाव है, हाँ, सही मायने में। सही मायने में भाव है वो। तो बहुत ही मतलब हम लोग इसी तरह की बातें हम लोगों की होती भी थी पहले, जैसी आज चर्चा शुरू हुई है। और बहुत सारे फ्रेंड्स थे हम लोगों के, मतलब जैसे विकास था, और हम लोगों का जो डिस्कशन होते थे वो हमेशा देवर क्वालिटी डिस्कशंस होते थे। मुझे मतलब याद नहीं कि हम लोगों ने मतलब इधर उधर की बातें जो होती थी वो भी बहुत ज़्यादा मतलब नहीं थी, होती थी, लेकिन हमेशा मतलब जो थी क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त होती थी डिस्कशंस की। जो अगर इधर उधर की भी होती थी तो उसमें भी बहुत क्वालिटी होती थी। उसमें भी क्वालिटी होती थी। क्वालिटी कॉन्शियस वी नेवर कॉम्प्रोमाइज्ड इन क्वालिटी। एब्सोल्युटली। क्वालिटी तो हमेशा थी, बिल्कुल। तो बहुत ही मतलब बहुत अच्छे दिन थे। और जिस तरह से हम लोग कानपुर में एंजॉय किया हम लोगों ने, जैसे होली आती थी तो वो एक स्पेशल लोकेशन होता था हम लोगों के लिए, जहाँ हम लोग सब उसमें निकलते सबसे थे। ज़्यादा अगर वो स्पेशल होता था, हाँ, उसका आयोजन अगर स्पेशल होता था, या उसकी स्मृतियाँ अगर आज भी हमें स्पेशल लगती हैं, तो उसका संपूर्ण श्रेय आपको जाता है। अरे नहीं यार, नहीं ऐसा नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं। इसमें देखो, इसमें जो श्रेय तुम्हारा है वो तुम्हें मिलना चाहिए। अगर होली होती थी तो होली इसलिए होती थी क्योंकि तुम थे। नहीं ऐसा कुछ नहीं, तुम बाकी भी हम थे लोगों यार। के पास जीवन में रंग कहाँ थे। जीवन में अगर आप जैसे मित्र हैं तो रंगों की कमी कैसे होगी। सही बात है। और बहुत सारी और यादें हैं जो रहती हैं हम लोगों को, कि जैसे घर पे अंकल आंटी दीदियाँ इन सब का जो स्नेह मिला है वो भी बहुत स्पेशल था। स्पेशली जैसे मुझे तो हमेशा से छाया दीदी और बिट्टो दीदी से तो बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी, कि घर जाते थे तो आंटी यही तीनों जने होते थे, तो बहुत ही तो अच्छा इसलिए कि टाइम था जब 10वीं के बाद हम लोगों की दोस्ती प्रगाढ़ हुई, उस समय तक 2 दीदियों की शादी हो चुकी थी, और वो लोग अपने अपने घरों में जा चुकी थी। बिट्टो दीदी और छाया दीदी उस समय अविवाहित थी, तो उनसे संपर्क ज़्यादा हुआ। बिल्कुल। और आज भी वही स्नेह है। आज भी वही स्नेह है, बिल्कुल। बातें होती हैं, सबसे होती रहती हैं मेरी तो। और तुमसे अब एक कविता मैं सुनना चाहूँगा। मैं दीप बनूँ मैं गीत बनूँ, वो मुझे काफ़ी पसंद है, तो इफ़ यू कैन जस्ट रिसाइट दैट। वो कविता मुझे भी बहुत प्रिय है। और मुझसे एक ऐसे ही साक्षात्कार में अमित जी ने मुझसे पूछा था कि कौन सी कविता आपको प्रिय लगती है। अमिताभ बच्चन? नहीं, अमित प्रकाश जी ने पूछा। प्रकाश जी, ओके। तो तब भी मैंने इस कविता का जिक्र किया था, क्योंकि कहीं ना कहीं यह कविता आपकी उस प्रेरणा को उजागर करता है, या उस संजीवनी शक्ति को उजागर करता है जिसमें आप कुछ रचना, कुछ अच्छा करना चाहते हैं, और वही आपके जीवन का ध्येय या वही आपके जीवन का लक्ष्य बन जाता है। तो दीपावली की शुभकामनाओं के रूप में मैं एक कविता लिखना चाह रहा था। मेरी आदत है कि मैं जब भी किसी विशेष अवसर पर या त्यौहार पर शुभकामनाएं देता हूँ तो वो स्वरचित होती हैं। तो इस कविता की रचना उन शुभकामनाओं के रूप में हुई कि एक दीप का प्रतीक है, एक गीत का प्रतीक है, उसकी क्या अभिलाषा है कि मिट्टी ने गलकर सांचे में जब आँच सही तब दीप बना। मिट्टी ने गलकर सांचे में जब आँच सही तब दीप बना। शब्दों में सच के आंसू से जब स्वप्न हंसा तब गीत बना। मैं गलकर ले लूँ रूप नया, मिटकर बनने की आशा है। मैं गलकर ले लूँ रूप नया, मिटकर बनने की आशा है। मैं दीप बनूँ मैं गीत बनूँ, बस इतनी सी अभिलाषा है। मेरी मिट्टी भी पल पल में मिटती पर गीत सुना जाती। मेरी मिट्टी भी पल पल में मिटती पर गीत सुना जाती। कुछ अपनों की कुछ सपनों की अव्यक्त कहानी दोहराती। क्षणभंगुर माया जीवन में अमृत प्राप्ति की चाह नहीं। क्षणभंगुर माया जीवन में अमृत प्राप्ति की चाह नहीं। अविरत सुर ज्योति जगाने में मर मिटने की परवाह नहीं। मैं रहूं यहाँ तो दीप बनूं।
मैं रहूं यहाँ तो दीप बनूं, मैं मिटूं तो मिटकर दीप बनूं, मैं उष्म सांस की सरगम संग ठंडे अधरों का गीत बनूं, मैं क्लांत विवश सहमे कोनों को जगमग ज्योतित कर जाऊं, मैं जी कर जीवन सिखलाऊं, मैं मिट कर जीवन बन जाऊं, मैं मिट कर जीवन बन जाऊं। सुपर, बहुत बढ़िया। तो ये मुझे लगता है कि शायद ये किसी भी ऐसे व्यक्ति की अभिलाषा हो सकती है जो कुछ रचना चाहता है या कुछ अच्छा करना चाहता है अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए। तो कुछ अच्छा करने की या कुछ रचने की प्रवृत्ति अगर है या कुछ चाह अगर है तो आप दीप और गीत जैसा कुछ बनना चाहेंगे। बिल्कुल। राइटिंग जैसे मैं तुम्हारा कई जगह एग्जाम्पल देता हूँ कि जो काउंसलिंग के भी मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं तो उनको मैं बताता हूँ कि पैशन जो है वो कितना इम्पॉर्टेंट है। और उसमें मैं कई बार तुम्हारा एग्जांपल देता हूँ, बताता हूँ कि मेरे दोस्त हैं, ही इज़ ए सीनियर ब्यूरोक्रेट, लेकिन जो उनका पैशन था वो इन स्पाइट ऑफ हिज बिजी शेड्यूल वो उसको निभा रहे हैं। और वो शायद इसीलिए निभा पा रहे हैं क्योंकि वो उनका पैशन था, अदरवाइज़ वो पॉसिबल नहीं होता। क्योंकि पैशन इज़ समथिंग वेयर यू नो लूज़ योर ट्रैक ऑफ टाइम एंड एवरीथिंग, पूरी तरह से आप जो है डिवोट हो जाते हैं। तो तुम एक एग्जाम्पल भी हो बहुत सारे लोगों के लिए, मुझे नहीं पता लोग किस तरह से देखते हैं कि अपने पैशन को कैसे परस्यू किया जाए, उसका एक बहुत ज्वलंत उदाहरण हो। हाँ, जैसा कि मैंने पहले भी कहा और फिर कहूँगा कि जहाँ तक मेरा जॉब है, मेरी सर्विस है, उसकी प्राथमिकता है, मतलब उसकी उपेक्षा करके मैं नहीं लिखता हूँ। और शायद अगर लिखूँगा तो वो अन्याय होगा उस सर्विस या उस प्रोफेशन के प्रति जो खुद मेरा एक सपना या मेरा पैशन रहा है। तो उससे बाहर जो मुझे समय मिलता है उसमें मैं कोशिश करता हूँ और ईश्वरीय प्रेरणा होती है कि आप कुछ लिख पाते हैं, रच पाते हैं। तो जो भी समय उसके बाद मिलता है, ऑफिस जाने से पहले, ऑफिस से लौटने के बाद, अगर कोई विचार, कोई अनुभव आपको इतना हिला पाया, इतना जगा पाया कि वो आपके अंदर से कोई शब्द निकाल पा रहा है, तो मुझे लगता है कि वो मुझे सुख देता है। तो श्रुति को कभी ये नहीं लगता कि एक मतलब जो उसके शेयर का टाइम था वो काफ़ी कुछ जो है वो इस हॉबी को चला जाता है? मुझे नहीं लगता कि मैं किसी का शेयर काट के, हाँ हो सकता है कि ज़्यादा समय दे सकता, लेकिन जब तुमने बात की कि चर्चा में हम कभी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, तो जो समय अब आपके साथ हम मतलब कई महीनों के बाद शायद मिल रहे हैं, बिल्कुल, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये आधा घंटा या 1 घंटा किसी मायने में कम है, बिल्कुल, या हल्का है। तो अगर आप किसी के साथ वाकई समय गुजार रहे हैं, अच्छा गुजार रहे हैं, और सिर्फ व्यतीत करने के लिए नहीं गुजार रहे हैं, उसे जी रहे हैं, तो कम समय भी बहुत होता है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात कही। तो आशु, मैं ये कहूँगा कि जैसे मित्रता तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से तुम जीते हो जिसे कहा जाए, और मैं उसका एक मतलब टेस्टिमोनियल जिसे कह सकते हूँ, क्योंकि मैंने पर्सनली जो तुम्हारे साथ जो रिलेशनशिप है मेरी, उसमें मैंने महसूस किया है कि मतलब हम लोगों का एक वाइडलेस कनेक्शन है जो मैंने महसूस किया, और मैंने तुमसे कई बार शेयर भी किया है कि कई बार बहुत एक्सट्रीम पोजीशंस में भी अगर मैंने तुम्हें याद भी किया है तो आई हैव रिसीव्ड योर कॉल, कि उस तरीके से एक मतलब गॉड गिफ्टेड कनेक्टेड मतलब इस तरह की रिलेशनशिप रही है हम लोगों की। और मैं तो खैर पूर्व जन्म भी मानता हूँ, और मैंने PLR भी किया हुआ है। अच्छा? हाँ, मैंने तुम्हें बताया था, शायद तुम भूल गए, तो उसमें भी मैंने तुम्हें बताया था कि पूर्व जन्म मानते हैं कि यू वर देयर, और ऐसा संभव भी नहीं है कि तुम मेरे जीवन में पहले नहीं थे, ये संभव भी नहीं है, तुम ज़रूर थे लाइफ में। तो मैं यही कहूँगा कि तुम एक बढ़िया सी एक कविता सुनाओ। तुमने बहुत अच्छी बात की, और ये मेरा भी विश्वास है कि आप किसी से इस जन्म में मिल रहे हैं और आपका कोई संबंध है, रक्त संबंध है या भाव संबंध, तो वो बिना किसी पूर्व जन्म के संबंध के हो ही नहीं सकते। बिल्कुल। और वो किसी कारण से, आप हो सकता है इस जन्म में हम और तुम मित्र हैं, पिछले जन्म में कोई और रिश्ता हो सकता है, हम लोग और हम क्या थे नहीं मालूम है। अगर मित्र ही थे तो बहुत अच्छी बात है, तब तो और भी अच्छी बात है।
और मित्रता को जिस तरह से हम लोग महसूस करते हैं, उसकी शक्ति का अनुभव करते हैं, तो और इतने वर्षों की मित्रता ऐसे ही नहीं टिकती, ना बन सकती है ना टिक सकती है। तो एक छोटी सी कविता है और वो बचपन से जुड़े हुए मित्रों को लेकर है, तो वो और भी प्रासंगिक है। याद है मुझे बचपन का वो दिन, याद है मुझे बचपन का वो दिन, जब जाने पहचाने चेहरों और रिश्तों के बीच तुम मिले थे मुझे। याद है मुझे बचपन का वो दिन, जब जाने पहचाने चेहरों और रिश्तों के बीच तुम मिले थे मुझे, और तुम्हारे मुस्कुराते ही मैं एक नए रिश्ते से वाकिफ हुआ था। जब तुम खुद ब खुद आए थे मेरे पास और लेकर मेरे हाथ से पी लिया था तुमने मेरा जूठा पानी, और हंसकर कंधे पर रखा था मेरे हाथ, मुझे उस मासूम रिश्ते का नाम मिल गया था। जब बनाकर एक कहानी तुम ले गए थे किसी अंधेरी गुफा में, जब बनाकर एक कहानी तुम ले गए थे किसी अंधेरी गुफा में, जहाँ हम दोनों लड़ते हुए उस जादूगर से आज़ाद कर लाए थे राजकुमारी को, तब मुझे उस रिश्ते का नाम मिल गया था। जब तुम्हें न पाकर मुंह लटकाए तुम्हारा इंतज़ार करता रहा था, तुम्हारे साथ ही खेलने की जिद लिए, तब मुझे उस मासूम रिश्ते का नाम मिल गया था। तुम्हारा नाम बदला, तुम्हारा चेहरा भी, मगर तुम साथ रहे मेरे हमेशा। हर खेल में, हर ख्वाब में, हर राज में, हर सफ़र में, हर शरारत में, हर हार, हर जीत में, कंधे पर रखे हाथ कदम से कदम मिलाए हुए मेरे साथ मुस्कुराते, खिलखिलाते, गुनगुनाते हुए। तुम्हें किस नाम से पुकारूं ए दोस्त, तुम्हें किस नाम से पुकारूं ए दोस्त, तुमने तो हर नाम में उस रिश्ते को निभाया है, तुमने तो हर नाम में उस रिश्ते को निभाया। बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी कविता है। धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा अरुण। थैंक यू अशु। और बेमिसाल दोस्ताना इसी तरह से और मजबूत होता जाए, मजबूत होता है जाए और मजबूत होता और हम लोग ऐसे और अवसर पाएँ, बिल्कुल, जहाँ हम स्मृतियों को पुनः फिर से ताज़ा कर पाएँ, क्योंकि हमारे पास बातों का इतना स्टॉक है और तुम्हारे पास सवाल बहुत हैं। हाँ, बहुत सवाल। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये सवाल और निकलेंगे, क्योंकि मैं तुमसे जैसे स्पिरिचुअल साइड में भी कई चीज़ें पूछता रहा हूँ। मैं खुद एक्सपीरियंस करता हूँ, बहुत सारी चीज़ें अनुभव मैंने की हैं, और मैं लगातार, वो मेरा एक कांस्टेंट कंपेनियन है, और तुम्हारा भी वो शेयर है, तो मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। लगता है कि आने वाले समय में हम लोग फिर से बैठेंगे और फिर से बात करेंगे, और बेमिसाल दोस्ताना का एक और एपिसोड तैयार